हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज़ और इसमें हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो गाइस, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 23 कर रहे हैं, जो कि है संसद। सॉरी दोस्तों, ये है पार्ट 3। तो इसमें है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। तो इसका आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, यानी कि उसमें हम नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के, प्लस अराउंड 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अभी भी 100 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी कि ये है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस, हम क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देखिए सिलेबस है, दोनों साइड आप देखते हुए चलिएगा जितने भी पार्ट्स हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, बिना किसी चैप्टर को स्किप किए हुए। अभी हम कौन से चैप्टर पे पहुंच गए हैं? चैप्टर नंबर 23 पे हैं, यानी कि ये रहा आपका चैप्टर। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा 2-3 पार्ट्स में हो जाएगा ये। चलिए हम लोग फिर क्या करते ना। तो गाइस, ये हमने कर लिया है, ये कर लिया है, हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं, राइट। तो ये अब आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों, हमने बात करी थी लाभ के पद की। तो उसका निर्णय कौन करता है, कि मतलब कि ये पद जो भी है वो लाभ का पद है या नहीं, इस चीज़ का निर्णय कौन करता है। चलिए आइए देखें, समझे थोड़ा सा। तो गाइस, यहाँ पे देखते हैं, ये पढ़ते हैं पहले व्याख्या, उसके बाद हम ऑप्शन देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्तर में ए और बी दो हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है कि कोई पद संसद या विधानमंडल में सदस्यता की निर्हरता हेतु लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय आर्टिकल 102(1) का के अंतर्गत क्या है, केंद्र में संसद, और 191(1) का के अंतर्गत राज्यों में कौन, राज्य विधानमंडल करेगा। तो ये हो गया विश्लेषण 1, यानी कि इसने कहा या तो संसद कर लेगी या फिर राज्य विधानमंडल करेगी ये फैसला, कि ये जो पद है वो आपका क्या है, लाभ का पद है। चलिए विश्लेषण 2 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। तो कोई व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल की सदस्यता से जो है लाभ के पद के आधार पर निर्भर घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निर्भर है, मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकता है अथवा नहीं, इसका निर्णय। चलिए देखते हैं, लिखा है केंद्र के अनुसार 103(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, और राज्यों में अनुच्छेद 192(1) के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही उत्तर बी हो गया और 2 के अनुसार ए हो गया। मतलब देखिए, इसने कहा संसद, एक जगह इसने कहा संसद करेगी, और कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेगी, राइट, विधानमंडल करेगी। और दूसरी जगह इसने कहा कि निर्वाचन आयोग सलाह देता है, और करता कौन है, राष्ट्रपति, या फिर निर्वाचन आयोग की ही सलाह पे कौन करता है, गवर्नर, यानी कि कौन है ये, राज्यपाल, ये करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं गाइस ऑप्शन क्या है। तो देखिए ऑप्शन में यहाँ क्या लिखा है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या संघीय संसद। तो इस आंसर में ये भी सही हुआ और ये भी सही हुआ। चलिए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को जो है निर्धारित करता है। तो हमने कौन सा आर्टिकल देखा था, आर्टिकल नंबर 105 संसद के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार उन्मुक्तियों के बारे में बताता है, यानी कि बस इसमें और कुछ नहीं है। तो सदन, जो संसद के सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और उनके सदस्यों, समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का को निर्धारित करता है। आर्टिकल कौन सा है, 105 है। फिर लिखा है गाइस, ये छत्तीसगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, मतलब संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार। एक तो हो गया गाइस व्यक्तिगत विशेषाधिकार, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अपना एक विशेषाधिकार, और एक होता है सामूहिक विशेषाधिकार, यानी कि सब मिलजुल कर पूरी की पूरी संसद का विशेषाधिकार क्या है। ठीक है, तो इसने कहा कौन सा विशेषाधिकार नहीं है, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, चर्चा प्रक्रिया की स्वतंत्रता ये विशेषाधिकार है। संसद के अतिरिक्त विषयों पर संचालन का अधिकार, ठीक है। लिखा है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। चलिए कैसे इसकी व्याख्या देते हैं। फिर लिखा है, एक है आपका अपरिचितों को संसद से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो ये सारे विशेषाधिकार हैं, ये वाला नहीं है। देखिए इसमें जो व्याख्या है गाइस, व्याख्या तो देखिए
पूरी एक पेज की व्याख्या है। तो इसमें यही लिखा है कौन कौन से विशेषाधिकार हैं। ठीक है, देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और जो उसकी समितियां होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे सारी समितियां, और जो है सदस्य हैं उनको प्राप्त विशिष्ट जो अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट होते हैं। मतलब विशेषाधिकार क्या होते हैं? संसद के सदन, समिति, सदस्य, इनके क्या कुछ अधिकार होते हैं, उनको कुछ छूट होती है, उनको कुछ उन्मुक्तियां दी गई होती हैं। अब हम देखेंगे तो इन विशेषाधिकारों को दो वर्गों में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं देखते हैं, दो वर्ग। ठीक है, तो देखिए पहला इसने लिखा है कि वे जो संसद के प्रत्येक सदन यानी कि लोकसभा, राज्यसभा द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं, यानी कि पूरी के पूरे सदन को एक साथ सामूहिक रूप से, मतलब सदन को विशेषाधिकार प्राप्त है, राइट। और जो क्या है, जो हमने एक बात कही कि जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग होते हैं, मतलब एक तो हो गया सामूहिक रूप से पूरी संसद का जो सदन है उसका कुछ विशेषाधिकार होगा, और जो दूसरा है कुछ सदन के अंदर पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसके विशेषाधिकार की बात कर रहा है। तो दो भागों में, इसने दो वर्गों में बांट दिया। फिर लिखा है संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्राप्त किए जाने वाले जो विशेषाधिकार है उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम कौन कौन से विशेषाधिकार हैं। देखिए इसमें लिखा है कि अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार है। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है सदन में अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट जो विषय है उस पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार। हम यहाँ पूरे के पूरे ना सदन की बात कर रहे हैं, जो पूरे के पूरे सदन का जो सामूहिक विशेषाधिकार है। ठीक है, तो मतलब कोई कार्यवाही चल रही है जो अपरिचित है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि सदन में रिपोर्टर्स चले आते हैं, ठीक है, सदन की कार्यवाही देखने के लिए, तो उनको बाहर रखने का विशेषाधिकार है, या कोई गुप्त बैठक है तो उसकी रिपोर्टिंग ना हो, उसे कोई और ना सुने, इसका भी विशेषाधिकार है। अपनी स्वयं की प्रक्रिया या आंतरिक विषय व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार है। सदन के सदस्य हैं तथा साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी बतर्सना, चेतावनी, निलंबन, सदस्यों हेतु क्या है, निश्चित अवधि हेतु कारावास से संसद की अवमानना हेतु दंडित करने का भी विशेषाधिकार है। ठीक है, किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास, रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का भी विशेषाधिकार है। संसदीय समिति द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों, अभिलेखों को क्या है बुलाने और मंगाने का भी विशेषाधिकार है। फिर संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का भी विशेषाधिकार है। देन सदन के जो आपके परिसर में किसी व्यक्ति की जो आपकी गिरफ्तारी है या कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी, जैसे पीठासीन अधिकारी में जैसे कौन हो गया, अगर लोकसभा है तो गैस आपका जो अध्यक्ष होता है वो भी पीठासीन होता है, तो इसकी अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार है। तो विकल्प सी में दिए गए विशेषाधिकार जो है संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विशेषाधिकार है। तो हमारा विकल्प सी देखते हैं, आइए गाइस क्या था। तो व्यक्तिगत, तो इसमें लिखा है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो गया। और जो बाकी का आपका है ना वो क्या है, आपका सामूहिक विशेषाधिकार है, जो अभी हमने पढ़े हैं सारे। ठीक है, चलिए, तो वैसे ये हो गया पूरी कहानी खत्म। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करने का जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। मतलब इसने कहा कि जो न्यायालय है, जो संसद में कार्रवाई हो रही है उसकी जांच क्या है, ये नहीं कर सकता न्यायालय। तो ये कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा है, तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 122 में। देखिए क्या लिखा है, तो इसमें कुछ लिखा है, उसमें यही लिखा है कि न्यायालय जो संसद की कार्रवाई की जांच ना किए जाने का प्रावधान है, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, सही गलत कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आर्टिकल 22 है इसमें। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। मतलब ऐसा कौन है जो लोकसभा में भी मतदान कर सकता है और राज्यसभा में भी मतदान कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन यानी कि आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को। ठीक है, तो इसने कहा कि देखिए, चलिए इस व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि राज्य विधानमंडल
का जो निम्न सदन होता है यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा में निर्वाचन का तो एक नागरिक के अधिकार से, मतलब गाइस कि लोकसभा में जो वोटिंग जब मतलब इलेक्शन होता है लोकसभा के लिए, तो जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य एक नागरिक होने के अधिकार से क्या करते हैं, लोकसभा में जो मतलब जब चुनाव होता है तो उसमें वोट डालते हैं। दूसरा इसने कहा कि जब राज्यसभा की बात आती है तो गाइस राज्यसभा में भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो तो डायरेक्टली वोट देते ही हैं, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत, देखिए दो टाइप के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित सदस्य, एक होते हैं आपके मनोनीत सदस्य। तो जो निर्वाचित और मनोनीत होते हैं वो लोकसभा के लिए तो वोट दे सकते हैं, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि निर्वाचित है मनोनीत होते। लेकिन जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो गाइस मनोनीत सदस्य जो है राज्यसभा के लिए वोट नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट देते हैं, राइट। तो यही लिखा है यहाँ पे कि जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के लिए भी वोट, लोकसभा के मेंबर्स के लिए भी वोट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए भी वोट करते हैं। और ये हम पढ़ चुके नहीं, अभी हम राज्यसभा और लोकसभा हम पढ़ चुके हैं गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आइए देखिए कौन सा सही है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप व्याख्या तो देखिए कितनी बड़ी, चलिए देख लेते हैं, एक बार हम ऑप्शन पढ़ते हैं उसके बाद व्याख्या पढ़ते हैं। तो इसने लिखा है राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा करती है, ठीक है। तो इसने कहा कि जितने भी सदस्य हैं उसका निर्वाचन राज्य विधानसभा करती है। तो गाइस चलिए विधानसभा तो करती है, लेकिन चलिए अभी हम देखेंगे आगे। तो टोटल 250 सदस्य राज्यसभा में होते हैं, जिसमें से कुछ 12 सदस्यों का क्या होता है, निर्वाचन ना होकर मनोनयन होता है, यानी कि नामांकित यानी नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। तो पूरा का पूरा हाथ विधानसभा का होता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये तो गलत लग रहा है। फिर लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, होता है। और क्या है, राज्यसभा का कोई सदस्य ही जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो गाइस देखिए उपराष्ट्रपति कहाँ से आता है, देखिए उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ना ही लोकसभा से होता है ना राज्यसभा से होता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका हो गया। हाँ, लेकिन उपसभापति की बात देखिए, उपराष्ट्रपति ही क्या होता है, सभापति होता है, राइट। तो ये ना राज्यसभा का है ना लोकसभा का है। दूसरा अगर हम बात करें उपसभापति तो आपका राज्यसभा से होता है, यानी कि हमारा पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। फिर लिखा है लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, ठीक है, पर राज्यसभा का जो है प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो गाइस ये भी आपका गलत है। इसने कहा कि लोकसभा के लिए अगर आप लड़ रहे हो चुनाव, ठीक है, तो आप भारत में कहीं से भी हो सकते हैं, मतलब भारत में कहीं भी मतदाता सूची में आपका नाम हो सकता है। अब अगर यहाँ राज्यसभा की बात हो रही है तो कह रहे हैं भैया आप अगर यूपी से आ रहे हैं राज्यसभा में तो आप यूपी की ही मतदाता सूची में होने चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा है। तो ये है गलत बात, ठीक है। वो कहीं की भी मतदाता सूची में हो सकता है और वो किसी भी राज्य से जा सकता है राज्यसभा में। तो गाइस ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। चलिए लास्ट देख लेते हैं। तो भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्यों की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। तो गाइस देखिए कोई निषेध विषेध कुछ भी नहीं है, ठीक है। नामित हो चाहे मनोनीत हो, कोई भी सदस्य जो राज्यसभा का है वो आपका मंत्री जो है बन सकता है। तो गाइस ये भी गलत है, इसलिए शायद इसका कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या देखें, इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। तो लिखा है तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार कतिपय अपवादों के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई जो है प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही होना चाहिए था जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। तो गाइस ये 2003 तक की कहानी तो ऐसी थी, लेकिन 2003 के बाद कहानी हो गई हमारी चेंज। 2003 में क्या होता है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में होता है चेंज, और फिर इसमें कहा जाता है अगर आपको राज्यसभा में जाना है और यूपी से जाना है आपको, तो जरूरी नहीं है आप यूपी की ही
मतदाता सूची में हों। आप अगर एमपी की भी मतदाता सूची में हैं तो इतना काफ़ी है और आप यूपी से राज्यसभा में जा सकते हैं। कब तक की कहानी थी? 2003 से पहले थी। अगर यूपी से जाने तो आप यूपी में ही होने चाहिए और अगर एमपी से जाने तो एमपी की मतदाता सूची में होने चाहिए। लेकिन 2003 के बाद से ये प्रावधान हो जाता है चेंज। तो गाइस ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका आता है 1994 में और कहानी चेंज हुई है 2003 में। अगर वैसे देखा जाता 1994 में, अब ये 2003 में हम नहीं आए होते तो आपका आंसर सिंपल था गाइस। कौन सा आंसर था आपका? तो ये वाला आपका आंसर होता। लेकिन आज ये आंसर नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब लिखा है निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है गाइस? देखिए, केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तो गाइस देखिए, मनोनीत सदस्य जो है आपका, इसने कहा कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो लोकसभा, देखिए राज्यसभा में तो हम जानते हैं 12 लोग होते हैं जो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, और पहले देखिए गाइस, एक दो एंग्लो इंडियंस होते थे ना, वो राज्यसभा में भी, लोकसभा में मनोनीत होते थे, राइट। यानी कि केवल राज्यसभा में ही नहीं, ना कि लोकसभा में। तो देखिए, पहले तो होते थे, दो एंग्लो इंडियंस तो होते ही थे, है ना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का जो है संविधान का प्रावधान है। तो गाइस राज्यसभा में नहीं, ये तो लोकसभा में था, अभी नहीं है। 104वां जो संविधान संशोधन होता है 2019 में, उसमें ये चीज़ एंग्लो इंडियंस वाली हो गई है ख़त्म फिलहाल। चलिए, फिर लिखा है किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री। अब देखिए गाइस, इसमें आंसर नहीं भी मिलता है ना, तो कोई तरह पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन है बहुत पुराना, 2009-19 में तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं चेंज। ठीक है, तो आप बस समझिए, ऑप्शन समझिए। तो इसमें लिखा है किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान जो है वर्जना नहीं है, मतलब संविधानीय वर्जना नहीं है। तो ये बात सही है। जैसे आप मनोनीत हो, चाहे आप निर्वाचित हो, आप मंत्री बन सकते हैं। फिर लिखा है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो गाइस ये गलत है। देखिए, मनोनीत सदस्य जो होता है ना, वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? निर्वाचित सदस्य जो है वोट देते हैं। ठीक है, आई होप आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा, तो क्या है आपको ये पता होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देखिए, दोबारा से पढ़िए। ठीक है, तो मतलब इसने ये कहा कि मनोनीत सदस्य यहाँ नहीं दे सकते वोट। ठीक है, यहाँ तो दे सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। तो वैसे ये इतनी बड़ी कहानी, चलिए पढ़ लेते हैं। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इसने कहा कि राज्यसभा में भी हमारे मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि 12 राष्ट्रपति करते हैं, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का हिसाब किताब था। लेकिन 104वां जो संविधान संशोधन होता है उसमें ये हिसाब किताब कर दिया है अब खत्म। ठीक है, तो मतलब अब एंग्लो समुदाय या एंग्लो इंडियंस जो है अब लोकसभा में, मतलब जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अब नहीं करेंगे। तो ये हो गई कहानी खत्म एक की। तो संविधान जो है मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता। मतलब अगर आप सदस्य निर्वाचित है या मनोनीत है, मतलब इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्री बन सकता है। फिर लिखा है आर्टिकल नंबर 75 खंड 5 में उपबंधित है, मतलब कहा गया है कि कोई मंत्री जो 6 महीने की किसी अवधि तक, मतलब इसने कहा कि सपोज कि जो मंत्री है निर्वाचित हो, मनोनीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्री बन सकता है। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तब भी मंत्री बन सकता है। लेकिन इसमें एक वो है प्रावधान, क्या कि 6 महीने के अंदर आपको किसी ना किसी सदन की जो है सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता ले ले, चाहे राज्यसभा की सदस्यता ले ले। अगर वो 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता नहीं लेता है तो वो मंत्री पद भी उसका हो जाएगा समाप्त, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता तो मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, अब लिखा है कि साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं देते। अभी हमने जो कहा, प्रेसिडेंट के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ निर्वाचित होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है मनोनीत सदस्य जो है मत दे सकते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपका ये और ये कथन सही है, ए और सी दोनों ही सही है। ठीक है, तो ए कथन क्या था कि इसमें लिखा है केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। बस इसने कहा कि राज्यसभा में ही होते हैं, लोकसभा में नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आया होगा ना, तो इसका आंसर इनफैक्ट 2003 का क्वेश्चन है। अभी ये 2019 के हिसाब से ये सही है। ठीक है, 2019 से पहले अगर देखा जाता तो यहाँ पे भी आपके मनोनीत सदस्य थे 2, यहाँ पे कितने थे 12।
ठीक है, चलिए आगे की आप कहानी समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। 4 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके थ्रू ऐसी बातें कुछ कही गई हैं कि जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। यानी कि गाइस जो राज्य सूची का विषय होता है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। बट कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें संसद ही जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। तो इसमें लिखा है राष्ट्रपति की इच्छा से यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ कर नहीं गए। तो ये रहा आपका आंसर कि राज्यसभा, देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि एक होता है हमारे पास लोकसभा, एक होता है हमारे पास राज्यसभा, ठीक है, ये होता है हमारे पास संसद, ठीक है। अब एक होता है हमारे पास विधानसभा जो राज्यों में होती है। तो राज्य सूची का विषय है, ठीक है, कोई भी एक विषय है जो राज्य सूची का है। अब राज्यसभा को लगता है कि भैया राष्ट्र हित में इस विषय पर कानून बनाना जरूरी है और संसद को कानून बनाना चाहिए। तो राज्यसभा क्या लाती है अपने में, यहाँ पे एक संकल्प लाती है कि भैया कोई राज्य सूची का कोई विषय है, इस पे कानून बनाना बहुत जरूरी है राष्ट्र हित में, ठीक है। तो ये संकल्प को पारित करवाती है कौन, राज्यसभा। और फिर जब ये संकल्प पारित हो जाता है तो जो संसद है ना गाइस, संसद क्या होती है आपकी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर आपकी संसद बनती है। तो जब वो संकल्प पारित हो जाता है तो ये संसद क्या करेगी, अब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो गाइस क्या राज्यसभा ऐसा संकल्प अगर पारित करा दे तो ये जो इतनी बड़ी कहानी है गाइस, तो इसमें जो आर्टिकल है, ये जो हमने पूरी कहानी सुनाई, ये आर्टिकल 149 के थ्रू होता है। अब कुछ आर्टिकल 250 में क्या होता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तब जो है संसद राज्य सूची के विषय पे, यानी कि राज्य का जो विषय है उस पर कानून बना सकती है। अब लिखा है कि 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य, हम ये देख रहे हैं कि किस किस आर्टिकल के तहत संसद जो है कानून बना सकती है राज्य सूची पर। तो गाइस एक तो ये वाला हमने देखिए अगर राष्ट्र हित की बात है और राज्यसभा संकल्प पारित करा दे तो। दूसरा है 250 अगर आपातकाल लगा है तो भी क्या होता है, राज्य सूची के विषय पे संसद जो है कानून बना सकती है। फिर ये लिखा है 252 आर्टिकल नंबर, इसमें अगर 2 या 2 से अधिक राज्य किसी एक विषय को लेकर परेशान है और वो संसद के पास जाएं और कहें कि भैया आप कुछ काम कर दो, कोई कानून आप ही बना दो हम दोनों राज्यों के लिए, तो भी यहाँ पे क्या हो सकता है कि संसद जो है आपका कानून बना सकती है। एक आर्टिकल हो गया 253 के तहत, सपोज कि अगर भारत किसी एक इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है या किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई समझौता करता है, कोई MOU साइन करता है, तो संसद क्या करेगी, उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना लेगी जिस पे समझौता हुआ है। बिकॉज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, तो गाइस भारत हम एक मानते हैं, ना कि भारत के राज्यों को आगे ले आते हैं। तो भारत को हम एक मानेंगे और भारत क्या है उस विषय पर, ठीक है, कानून बना सकती है। तो ये हो गया आपका एक और कहानी। और उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में आर्टिकल 353 के तहत और 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में आर्टिकल 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर, मतलब अगर इसने कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो भी अगर कोई कानून बनना है तो आपका संसद बना देगी, ये कहा है सिंपल। फिर लिखा है संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो गाइस देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो बना सकती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमने कौन से आर्टिकल के तहत देखा दोस्तों, हमने यहाँ देखा आर्टिकल नंबर 253 के तहत, राइट। चलिए, और संबंधित राज्यों की सहमति से अगर ये हो गया 253 में, ये हो गया 252 में, ठीक है। तो 252 में भी हमने गाइस कुछ ऐसा ही देखा, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा मानते हैं, अनुरोध करते हैं संसद से भैया बना दो कानून, तो वो बना देगी। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी ऐसा हो सकता है। फिर लिखा है राष्ट्रीय हित में, जब राज्यसभा कोई संकल्प पारित करा दे तो भी जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो गाइस इसका आंसर देखिए डी है, यानी कि चारों विकल्पों में जो है संसद जो है राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते
का अभी हमने कौन सा देखा था, आर्टिकल नंबर 253 देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो जो संसद है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर क्या है, विधान नहीं कर सकती, मतलब कानून नहीं बना सकती। तो भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके ऐसा करने की राष्ट्रीय हित में आवश्यक, इस पे तो बना सकती है। विधानसभा का जो अध्यक्ष है यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है। फिर लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर। ठीक है, तो गाइस इसमें ना वाला आंसर बताना है, तो हमारा ना वाला आंसर है 2 और 4। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें बना सकती है और इसमें भी बना सकती है। मतलब लिखा है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक। ठीक है, इसने क्वेश्चन फिर से पढ़ते गए। देखिए जब तक ये वाला कुछ प्रावधान नहीं होता है तब तक तो संसद नहीं बना सकती, लेकिन जब ये 2 प्रावधान आते हैं तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। बिल्कुल, तो बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। यानी कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं। अब इसे राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत को एक मान के चलेंगे और जो भी करेगी संघ सरकार करेगी, यानी कि संसद करेगी। राज्य सूची का अब कोई विषय होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब लिखा है संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। तो गाइस इसने कहा कि हमारे पास 3 सूचियां हैं। ठीक है, तो 3 सूचियां, एक होती है आपकी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सपोज कि कोई ऐसा विषय आता है जो इन तीनों ही सूची में नहीं है। ठीक है, अब इस पे कानून कौन बनाएगा। तो गाइस हम अब इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है, यानी इसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, तो ये होती है आपकी संसद के पास। लिखा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान करता है। यानी कि जो किसी भी सूची में नहीं है विषय, उसको हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, और इस पे कानून बनाने का अधिकार आपको किसको होता है, संसद को। सपोज कि कल को कुछ नया ऐसा हो जाए दुनिया में जिसके बारे में अभी तक हमको पता ही नहीं है, तो अब उस पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार तो नहीं करेगी, इस पर कौन करेगी, केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची, राज्य सूची में प्रगणित यानी कि उल्लेखित नहीं है, तो विधि बनाने की अनन्य शक्ति होती है, किसके पास होती है, संसद के पास होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अक्षय सदन की किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी को बोलने को कह सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गाइस बैठ जाना, यानी कि यील्डिंग द फ्लोर। मतलब सपोज कि कोई सदस्य जो है आपका सदन में बोल रहा है, ठीक है, ये बंदा बोल रहा है। अब यहाँ पे अध्यक्ष जो है हमारे स्पीकर साहब हैं, अगर वो कहते हैं भैया अब बहुत हो गया, अब आप बैठ जाइए, अब ये एक बंदा है, इनसे कहते हैं भैया आप उठिए, अब अपनी बात करिए, अपनी बात रखिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यील्डिंग द फ्लोर या फिर बैठ जाना। तो गाइस इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें लिखा है मर्यादा, पक्ष त्याग, फिर अंतर प्रदन, इन सब का भी मतलब देख लेते हैं। फिलहाल बैठ जाना हमने देख लिया कि अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है। ठीक है, मर्यादा में क्या है गाइस, यहाँ पे विनम्र और स्वीकार्य व्यवहार बनाए रखना, विनम्र रहिए, आराम से प्यार से बात करिए। तो इसमें लिखा है पक्ष त्याग, मतलब इसका क्या हुआ, सदन के किसी सदस्य द्वारा, यानी कोई एमपी है सपोज, तो वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं पक्ष त्याग। सपोज मैं हूँ, आप पार्टी से आई हूँ, राइट, अब मैंने क्या किया, आपको छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो इसको हम बोलते हैं पक्ष त्याग, मतलब अपना जो जहाँ से हम थे उसको त्याग कर दिया। फिर लिखा है अंतर प्रदन, ये क्या होता है, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर प्रदन कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई सरकारी अधिकारी है, उससे आपने किसी नीति या कार्य का विवरण मांगा है। तो चलिए, संसद का शून्यकाल का समय क्या होता है। तो गाइस हमने बहुत शॉर्ट में समझाया था शून्यकाल, तो वो एक ऐसा घंटा, ठीक है, देखिए सबसे पहले वो एक जो हमारा सबसे पहला होता है प्रश्नकाल होता है, जिसका टाइम होता है आपका 11 AM से 12 PM होता है, और जस्ट इसके बाद हमारा आता है शून्यकाल, यानी कि 12
PM से 1 PM। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे आप घड़ी देखते होंगे तो जब आपका 24 बज जाता है, ठीक है, तो 24 के बाद जो आपका अगला आता है वो 0.00 ऐसे भी लिख देते हैं 24 घंटे को। तो वैसे तो यहाँ पे 12 ही लिखा होता है, हालांकि ये रात का होता है। दिन के 12 को मान लेते हैं हम ये वाला, तो ये 000 यानी 000 ही लिखा है, तो शून्यकाल मान सकते हैं हम 12 से 1 बजे तक। जस्ट ये याद करने का है और कुछ नहीं है। ठीक है, संसद का शून्यकाल का समय गाइस यहाँ पे लिखा है C, सुबह 11 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। गाइस ये तो प्रश्नकाल होता है, ये कैसे सही हो सकता है? हाँ, ये सही हो सकता है, दोपहर के 12 बजे से अपराह्न जो भी लिखा है 1 बजे तक, मतलब 12 से 1। तो गाइस यहाँ पे देखिए व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा शून्यकाल विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल का होता है, जिसकी अवधि 1 घंटे की होती है, जिसे 0 आवर यानी कि शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः दोपहर 12 से 1 बजे तक होता है। पहले राज्यसभा में भी यही स्थिति थी, परंतु राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि को 2014 से परिवर्तित करके 12 से 1 बजे कर दिया गया है। किसमें? राज्यसभा में। तो प्रश्नकाल 11 से 12 की जगह 12 से 1 कर दिया गया है। तदनुसार अब क्या है, राज्यसभा में सर्वप्रथम जो होता है आपका 11 बजे से क्या है, दस्तावेज सदन में पटल पर रखे जाते हैं, जिसके बाद सभापति की अनुमति के साथ क्या होता है, तत्काल आवश्यक जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं और फिर विशेष उल्लेख जो है 12 बजे तक लिए जाते हैं। तो इस प्रकार अब राज्यसभा में शून्यकाल का समय जो होता है प्रश्नकाल से पहले यानी कि 11 से 12 होता है, और लोकसभा में हम कहते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए संसद लिखा है, इसमें सही से क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि राज्यसभा की ये बात कर रहा है या लोकसभा की। तो राज्यसभा में अगर हम बात करें तो ये 11 से 12 बजे का होता है टाइम शून्यकाल का, और लोकसभा में बात करें तो 12 से 1 बजे का टाइम होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। शून्यकाल में किसी तत्काल आवश्यक जानकारी के मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन अध्यक्ष या सभापति को पूर्व सूचना देते हैं। मतलब पहले पूर्व सूचना दी जाती है स्पीकर को या सभापति को कि भैया हम ये क्वेश्चन उठाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामले के क्रम का निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष या सभापति पर निर्भर करता है। तो अगर आपने कहा कि ये मामला है, हम इसे उठाना चाहते हैं, तो इस पे जो है ये बताएंगे कि भैया ये मामला उठाओ चाहे ना उठाओ, ये इनका निर्णय होगा। तो इस दौरान सदन का कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित प्रश्न मंत्रियों से पूछ सकता है और उत्तर देने को कह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? मतलब ऐसा कौन सा है संसदीय, कौन सा देश था जहाँ से स्टार्ट हुआ है शून्यकाल? तो गाइस भारत में ही है। ठीक है, यहीं से दिया गया है, लिखा है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी? तो अधिक से अधिक 1 घंटा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? गाइस क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र, मतलब क्वेश्चन आंसर किया जाता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। मंत्रियों से जो होते हैं, सदस्य होते हैं ना, वो क्वेश्चन करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा तो होना चाहिए था, ऐसा ऐसा हुआ नहीं, या ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये सारी बातें। तो आपने क्या किया क्या नहीं किया, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर बात करते हैं। तो लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो देखिए गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो जब हम बात करते हैं ना, तो जब कोई भी विधेयक आता है तो जो उसका द्वितीय वाचन होता है उसमें हम क्या करते हैं? आम बहस करते हैं उस विधेयक पर। मतलब विधेयक आ गया, अब हम उस विधेयक पे बहस करना स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा वाचन होता है? वो होता है सेकंड वाचन। ठीक है, तो ऐसे प्रथम द्वितीय तृतीय, मतलब ये एक प्रोसेस होता है लोकसभा या राज्यसभा में, प्रोसेस होता है कि इस तरीके से आगे बढ़ेगा विधेयक। तो विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रक्रम उसका प्रथम वाचन होता है। मतलब प्रथम वाचन में विधेयक को हम क्या करते हैं? पुनर्स्थापित करते हैं। फिर लिखा है द्वितीय वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सदन के सदस्य इसी स्तर पर क्या आम बहस करते हैं विधेयक पे, ये सही है गलत है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सारी बातें होती हैं। फिर लिखा है द्वितीय वाचन में ही क्या है? सदन विधेयक को जो है प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। तो गाइस समिति हम पढ़ेंगे, तो प्रवर समिति को विधेयक भेजा जा सकता है या संयुक्त समिति को विधेयक भेजा जा सकता है। ये भी आपका किस में आता है? द्वितीय वाचन का ही पार्ट है। द्वितीय वाचन में ही विधेयक पर जो है खंडशः विचार किया जाता है।
मतलब एक एक पार्ट को लेकर हम विचार करेंगे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सारी बातें होती हैं द्वितीय वाचन में। फिर लिखा है प्रभारी सदस्य का यह प्रस्ताव की विधेयक या यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। तो पारित वाली हिसाब किताब आपका तृतीय वाचन में आ जाता है। मतलब पहले वाचन में पुरास्थापित, दूसरे में विचार विमर्श बहस, तृतीय में क्या होता है, पारित किया जाए, विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है, विधेयक को पारित करना ना करना। फिर लिखा है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक जो है निर्देश यानी कि रेफर किया जाता है, तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। तो गाइस देखिए, उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत से, जैसे सपोज कि कोई विधेयक लोकसभा में आता है और वो हो जाता है पास, अब राज्यसभा में आता है, राज्यसभा को उस पर होती है आपत्ति, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों का मत एक जैसा नहीं है, तो हम क्या बुलाते हैं, एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक में विधेयक पहुंच जाता है, ठीक है। और संयुक्त बैठक में कौन लोग होते हैं, कुछ लोग लोकसभा से होते हैं, कुछ लोग आपके राज्यसभा से होते हैं। अब इस बैठक में ये लोग बैठते हैं और अब क्या होता है, यहाँ पे बहस होती है, विचार विमर्श बहस वहस सब कुछ हो जाती है, कुछ चेंजेस होता है, उसकी बातें हो जाती हैं, फिर होती है वोटिंग। तो गाइस जब वोटिंग होती है तो वोटिंग में उस विधेयक को पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या, उपस्थित जितने भी सदस्य उस संयुक्त बैठक में उपस्थित हैं और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका साधारण बहुमत। इसका मतलब सपोज कि यहाँ पे 50 लोग हैं, तो 50 का साधारण बहुमत कितना होगा, इसका हाफ यानी कि 25 और एक ज़्यादा यानी कि 26 अगर वोट आ जाते हैं तो क्या है, जो विधेयक है वो वहां से पारित मान लिया जाएगा, देन राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो कैसे यहाँ लिखा है, यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या का साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है, ठीक है। मतलब तब हम मान लेंगे कि ये लोकसभा से भी पास, राज्यसभा से भी पास। ज्ञात है हो कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। इसका मतलब यह है, संयुक्त बैठक आपका जो सामान्य विधायन होता है यानी कि विधेयक आता है, ठीक है, तो उसी के लिए आपका क्या होता है, संयुक्त बैठक होती है। धन विधेयक के लिए नहीं होती है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक के लिए होती है, ठीक है। तो ये धन विधेयक के लिए नहीं, संविधान संशोधन विधेयक के लिए लागू नहीं होती है संयुक्त बैठक। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होता है, मतलब इसने कहा, तो गाइस क्या होगा कि संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है, आइए समझते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 108 में यदि राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक आयोजित करने का मतलब आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी और इसके पश्चात क्या होता है, लोकसभा विघटित हो जाती है तो संयुक्त बैठक हो सकती है और विधेयक जो है व्यपगत नहीं होगा, इसे पारित किया जाएगा। मतलब इसने कहा कि लोकसभा में कुछ हुआ, राज्यसभा में कुछ हुआ, कुछ काम नहीं बना, संयुक्त बैठक आ गई, ठीक है। अब क्या होता है, उसी टाइम क्या होती है, लोकसभा विघटित, तो क्या यहाँ पे जो विधेयक आया है वो भी खत्म हो जाएगा, नहीं गाइस वो विधेयक खत्म नहीं होगा, उस पर चर्चा चलेगी, सब कुछ होगा, वो पारित हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है गाइस, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही अध्यक्षता करता है, यानी कि स्पीकर करेगा। तो इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में क्या होता है, आर्टिकल 118(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। मतलब इसने कहा अगर अध्यक्ष नहीं है तो राष्ट्रपति ने कुछ नियम बना रखे हैं। मतलब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष अब वहाँ की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। यदि वह भी अनुपस्थित है, मतलब अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा कि राज्यसभा का उपसभापति करेगा अध्यक्षता। यदि उपसभापति भी नहीं है तो क्या होगा, एक ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा यानी कि अध्यक्षता करेगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। जो बैठक में लोग हैं वो बता दे मिलजुल कर कि भैया ये है बंदा, ये अध्यक्षता कर देगा। मतलब 4 बंदे आ गए तो अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति नहीं है तो कोई भी एक व्यक्ति जिसको सब चुन के खड़ा कर दें, कहते भैया आप आओ और अध्यक्षता करो। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो गाइस कौन करता है, स्पीकर करता है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो गाइस वही बात है, आपका स्पीकर करता है। दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है गाइस? लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु, फिर वही क्वेश्चन है गाइस, इसमें लिखा है भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में संस्वीकृत है। बिल्कुल सही, ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 में। चलिए, लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? 1961 में हुई थी। बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए आहूत हुई थी, मतलब हुई थी। तो गाइस तीनों ही सही है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल 108 के तहत आपका संयुक्त बैठक आती है। अध्यक्षता कौन करता है ये हम जानते हैं। 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। जो पहली हुई थी वो 1961 में हुई थी, ठीक है। और जो दूसरी होती है गाइस वो किस लिए होती है? बैंक सेवा आयोग निरसन बिल 1977 में, ठीक है। और तृतीय जो हुई थी वो 2002 में हुई थी, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के संदर्भ में आयोजित की गई थी, ठीक है। अब लिखा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। संयुक्त अधिवेशन किस लिए होता है गाइस? तो इसमें लिखा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन के संबंध में विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद है। तो गाइस इसका आंसर तो सिर्फ यही होगा, क्वेश्चन केवल 4 यानी कि डी। तो मतलब आइए समझते हैं, क्या संयुक्त बैठक हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कर रहे हैं? नहीं। क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कर रहे हैं? नहीं। हम किस लिए कर रहे हैं? कोई विधेयक आता है, कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद है, तो हम क्या लाते हैं? संयुक्त बैठक लाते हैं। तो 4 सही है। हमने कहा 2 विधेयकों के लिए नहीं होता है, एक आपका धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती और संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी संयुक्त बैठक नहीं होती, तो ये भी गलत हो गया। चलिए, इसकी व्याख्या नहीं है, गुड, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कब हुई थी? 1961 में हुई थी गाइस। दहेज उन्मूलन विधेयक के संदर्भ में हुई थी। ये 3 जो है आप याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी 3 हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किसी स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? कब कब बुलाई जाती है गाइस? धन विधेयक के लिए बुलाई जाती है? नहीं। साधारण संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक के लिए बुलाई जाती है। तो आर्टिकल हमारा हो गया, सॉरी ऑप्शन हो गया ए यानी कि केवल 1। लिखा है निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक? तो सामान्य विधेयक के लिए, सिर्फ और सिर्फ सामान्य विधेयक के लिए, ना कि धन और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के लिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो गाइस सिर्फ और सिर्फ साधारण विधेयक के लिए होती है, बाकी किसी के लिए नहीं होती है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो गाइस कहीं पे भी रखा जा सकता है अगर वो साधारण विधेयक है, ठीक है। तो या तो उसे हम लोकसभा में रख सकते हैं या राज्यसभा में, यानी कि कहीं दोनों में से संसद के एक पटल पर, यानी कि या तो लोकसभा में रख दीजिए या आप राज्यसभा में रख दीजिए, दोनों में से किसी पे भी रख दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से एक के पटल पर रखा जा सकता है, ठीक है, जबकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में रखा जाएगा, राइट। तो इसको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर जो है व्यवगत यानी कि खत्म हो जाएगा क्या? मतलब जब संसद का सत्रावसान, नहीं सॉरी, लोकसभा का सत्रावसान हो जाएगा तो क्या वो विधेयक खत्म हो जाएगा? तो गाइस तो हमें बताना कौन सा सही है, ठीक है। तो गाइस वो खत्म नहीं होता है, ठीक है, आगे बढ़ सकता है। लोकसभा में लंबित है, कोई बात नहीं, लोकसभा नहीं, जब उसका सत्रावसान मतलब जब दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है, सत्र, तो आगे बढ़ जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा वो, ठीक है। अब लिखा है राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक है, राज्यसभा में पड़ा हुआ है, अभी उसी पे काम चल रहा है, तो जैसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है अभी, ठीक है, तो लोकसभा के विघटन पर क्या है, ये व्यवगत यानी कि खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हाँ बिल्कुल तब हो जाएगा कि अभी लोकसभा में तो पारित हुआ ही नहीं, राज्यसभा में ही रखा हुआ है तब। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है आर्टिकल 107(3) नहीं आता था कोई बात नहीं, के अंतर्गत संसद में जो लंबित विधेयक है संसद के सत्रावधान के कारण व्यवगत नहीं होता है, यानी कि संसद का जब सत्र अवसान होता है तब ये खत्म नहीं होता है। तो कथन 1 हो गया असत्य। फिर दूसरा लिखा है कि लोकसभा में लंबित विधेयक
लोकसभा द्वारा पारित या राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर व्यवगत हो जाएगा। देखिए व्यवगत यानी कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में जब लोकसभा दोबारा आएगी तो उसमें दोबारा से ये विधेयक आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये खत्म हो जाएगा। कौन कौन से कब कब खत्म होगा? यदि वो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा के द्वारा पारित हो गया है एवं राज्यसभा में लंबित है, ठीक है। तो अगर इसने कहा कि लोकसभा में लंबित है और लोकसभा खत्म, तो ये व्यवगत हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। इसने कहा लोकसभा ने पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा में लंबित है, तो भी ये खत्म हो जाएगा। अब लिखा है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक, सपोज कि राज्यसभा में लंबित है जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यवगत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये आप इसे गाइस देखिए समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इसको आप रट लीजिए। 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स को रट लीजिए। 17 अवसान पे खत्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब खत्म यहाँ 17 अवसान पे नहीं होगा। दूसरा कहाँ नहीं होगा? राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी खत्म नहीं होगा। और इसने कहा लोकसभा में लंबित है तो हो जाएगा खत्म, और लोकसभा में क्या है? पारित हो गया। राज्यसभा में लंबित है तो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? मतलब कि जो भारत की संचित निधि होती है गाइस, ये समझ लो एक लॉकर है, उसमें बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, सरकार को पैसा यूज़ करना है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकालती है? संचित निधि से निकालती है। तो गाइस उस संचित निधि पर किसका नियंत्रण है? तो गाइस किसका नियंत्रण होता है? उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। चलिए आइए देखें किसका नियंत्रण होता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के अनुसार, आर्टिकल याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लिखा है भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी उधारों के प्रति संदाय ने उस सरकार द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों से मिलाकर बनती। मतलब इसने कहा कि भैया जो संचित निधि, बहुत सिंपल तरीके से हम समझते हैं संचित निधि में क्या होता है। जो भी सरकार के पास पैसा आता है ना गाइस किसी भी माध्यम से, तो वो हम कहाँ पहुँचा देते हैं? संचित निधि में। चाहे वो उधार ले ले, कुछ प्राप्तियाँ, मतलब जो प्राप्तियाँ होती हैं ना वो सारी की सारी संचित निधि में, ठीक है। तो इसने कहा यह संसद की नियंत्रणाधीन होती है। मतलब इस पे किसका नियंत्रण होता है? संसद का। इसमें से पैसा सरकार भी नहीं निकाल सकती है। अगर सरकार को भी इसमें से गैस पैसा निकालना होता है तो उसको एक बिल लाना पड़ता है, ठीक है। पैसा निकालने के लिए उसको भी एक बिल लाना पड़ता है, यानी कि एक विधेयक लाना पड़ता है, संसद में उसे पास कराना पड़ता है, और फिर जो है सरकार उसमें से पैसा निकाल सकती है। और उस विधेयक को हम बोलते हैं विनियोग विधेयक। क्या बोलते हैं? विनियोग विधेयक। और जब वो पास हो जाता है तो वो विनियोग अधिनियम बन जाता है और सरकार क्या करती है? उस संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। बस इतना समझिए। लिखा है किसके नियंत्रण में होता है? तो संसद के। संचित निधि से कोई भी धन राशि तब तक निर्गमित यानी कि निकाली नहीं जा सकती जब तक संसद की अनुमति प्राप्त ना कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जब आर्टिकल 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इस हेतु अनुमति प्रदान करती है। मतलब इसको एक विनियोग विधेयक लाना होता है, वो पारित होना चाहिए। जब ये पारित हो जाएगा तो सरकार जो होती है आपकी संचित निधि से पैसा निकाल सकती है, अदरवाइज नहीं निकाल सकती। किसका नियंत्रण होता है इस पे? संसद का। पूरी संसद मिलकर इसमें से फैसला करेगी कि भैया आप पैसा निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते, करो। और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। मतलब कर वर से जो भी पैसा मिलता है या कोई भी, तो कहाँ पे जमा होता है गाइस? हमने कहा कि जितनी भी प्राप्तियां होती हैं सरकार की वो कहाँ होती है? संचित निधि में जमा हो जाती है। तो भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो गाइस किसका आपको हाँ चाहिए? तो हमें हाँ चाहिए पूरी की पूरी संसद की, यानी कि पूरी की पूरी भारत की संसद की अनुमति चाहिए आपको अगर संचित निधि से पैसा निकालना है आपको, मतलब सरकार को। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? मतलब कि इससे का भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य की वेतन और पेंशन
संचित निधि से नहीं आते हैं। तो कहाँ कौन कौन से आते हैं? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं वो कहाँ से निकालेगी? संचित निधि से निकाल लेगी। उच्चतम न्यायालय को न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं गाइस, उनको जो पेंशन दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से दी जाती है। जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं उनका जो भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन जो भारत का निर्वाचन आयोग है ना गाइस, उसको वेतन और पेंशन जो है संचित निधि से नहीं दी जाती है। तो अब इसमें लिखा है संचित निधि पर भारित व्यय, यानी कि संचित निधि से हम कौन कौन सा खर्चा करते हैं आर्टिकल 112(3) के अनुसार, कि हम संचित निधि से, यानी कि जो ये बैंक लॉकर है जिसमें बहुत सारा पैसा रखा है, उसमें से पैसा निकाल के हम कहाँ कहाँ व्यय कर सकते हैं, कहाँ एक्सपेंडिचर, कहाँ खर्चा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की उपलब्धियां, उनके भत्ते, उनके पद से संबंधित जो व्यय है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? संचित निधि से आता है, मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड। और राज्यसभा के सभापति हो गए या उपसभापति हो गए या लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, इनका वेतन भत्ते भी कहाँ से आते हैं? संचित निधि से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऋण भार जिसका दायित्व भारत सरकार पे है, जिसके अंतर्गत ब्याज, अगर भारत सरकार को ब्याज देना है, और निक्षेप निधि भार, मोचन भार, उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय, ये सारे भी भारत की संचित निधि पे आते हैं। तो डी में लिखा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह, वेतन भत्ते, पेंशन, ये संचित निधि से। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन या भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिकता का प्रयोग करता है। तो भारत डोमिनियन राज्यपाल वाले प्रांतों के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय, तो गाइस इतना मत याद रखिए, जितने पे अभी ये छोड़िए सब बकवास लिखिए। न्यायाधीश हो गए उच्च न्यायालय के, फेडरल न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, तो इनका भी कहाँ से आता है? संचित निधि से आता है। और ये हो गया आपका कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो उससे संबंध में जो भी व्यय है, वेतन है, भत्ते हैं, वो सारे आ जाते हैं। किसी न्यायालय के मध्यस्थ अधिकरण के नियंत्रण, डिक्री और पंचाट की तुष्टि हेतु। ठीक है, और फिर लिखा है कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद की किसी विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित होते हैं, यथा अनुच्छेद 322 के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन भत्ते, पेंशन, ये सारे भी आपके कहाँ से आ जाते हैं? संचित निधि से आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में वेतन व भत्ते प्राप्त करता है, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति के लिए पैसा नहीं निकलता है उसको संचित निधि से, वो इसलिए उसको पैसा दिया जाता है वेतन भत्ते जब वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो गाइस जो उपराष्ट्रपति होता है वही जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, तो उसको सभापति होने के लिए जो है पैसा दिया जाता है। और ये कहाँ से निकलता है? संचित निधि से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो गाइस राष्ट्रपति वाला तो था भारित, उपराष्ट्रपति का भी था भारित। अच्छा सॉरी, तो अभी देखते हैं। उच्चतम, ये तो था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, लोकसभा के अध्यक्ष। तो गाइस भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता तो नहीं था, बिकॉज उपराष्ट्रपति के लिए थोड़ी ना संचित निधि से पैसे निकाल के दिया जाता है। इनफैक्ट इसको तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगर यहाँ पे राज्यसभा का सभापति लिखा, आदमी वही है गाइस, लेकिन ये पोस्ट तो नहीं है ना वो वाली जिसके लिए हम संचित निधि से पैसा निकाल के इनको देते हैं। पोस्ट की बात हो रही है तो वो सभापति है, राज्यसभा का लिखा होता तो सही था, अदरवाइज ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो लिखा है प्रधानमंत्री का वेतन भत्ते की अभी हमने बात नहीं करी, कैग की हमने करी है, मुख्य न्यायाधीश की बात करी है, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की बात करी है, तो प्रधानमंत्री की हमने नहीं करी है गाइस। ठीक है, फिर लिखा है संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है राजस्व विभाग। देखिए इतना भयंकर क्वेश्चन जो है आपका आईएएस में ही आ सकता है गाइस, और तो कहीं पे भी नहीं आ सकता। ठीक है, चलिए देखते हैं। हालांकि हमारी वीडियो हो गई काफ़ी बड़ी, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं गाइस। एक्चुअली क्या है ना, व्याख्या बहुत बड़ी थी इसलिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है समझाने में। इसमें लिखा है राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो गाइस इसने क्या लिखा है? जो केंद्रीय बजट है उसको पेश करने का काम क्या राजस्व विभाग का है? नहीं गाइस, इसको जो पेश करा जाता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजस्व विभाग उसकी जो है आपकी मतलब उसमें
अभी हम देखेंगे क्या है। तो राजस्व जो मतलब फिलहाल जो बजट पेश करने का काम करता है, यानी कि तैयार करने का काम करता है, वो वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, अब लिखा है भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना क्या होता है, जो कोई भी धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल सही है गाइस, कि संचित निधि से अगर आपको निकालना है तो पैसा अगर निकालना है तो संसद के प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है। फिर इसने लिखा है लोक लेखा से किए जाने वाले सभी जो आपके संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। नहीं गाइस, इसके लिए नहीं होती है। सिर्फ अगर आपको संचित निधि से निकालना है तो संसद के जो प्राधिकरण है उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप लोक लेखा से पैसा निकालते हैं तो कार्यपालिका की जरूरत होती है, ना कि आपकी संसद। इसमें कुछ संसद का कोई हाथ होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख ले। तो आंसर इसमें सिर्फ दूसरा सही है, यानी कि केवल 2। तो इसमें लिखा है बजट तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी किसकी होती है, वित्त मंत्रालय की। आर्थिक कार्य विभाग की होती है। वित्त मंत्रालय की होती है, उसमें भी आर्थिक कार्य विभाग की होती है, ना कि राजस्व विभाग की होती है। तो वित्त मंत्रालय का जो राजस्व विभाग है विगत वर्षों में क्या है, राजस्व संबंधी आंकड़ों के संबंध में आने वाले वर्ष के लिए राजस्व का अनुमान तैयार करता है। ठीक है, किसका अनुमान तैयार करता है, राजस्व यानी कि रेवेन्यू का, इनकम का अनुमान जो है तैयार करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का प्रावधान है। ठीक है, और संसद के अनुमति के बिना जो है संचित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता। चलिए अब लास्ट हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 266(2) में लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या होता है, संचित निधि में जो जमा धन होता है ना, जिस जिस जगह से आता है उसको छोड़ के जो आता है लोक लेखा की धनराशि में जमा होता है। ठीक है, संचित निधि में जो जो जमा हो रहा था उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी का जो धन आ रहा है वो आपका लोक लेखा में जाएगा। तो इसमें लिखा है कि लोक भविष्य निधि जो है न्यायिक जमा आदि जो है धन शामिल किए जाते हैं। तो इसमें लिखा है लोक लेखा से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इस पे किसका नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो गाइस कौन करता है बजट को पेश करने का, तो आर्थिक कार्य विभाग, और ये किसके अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के। अभी हम पढ़ के आए हैं। फिर लिखा है आकस्मिकता, जैसे संचित निधि होती है वैसी होती है आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय पर खर्च करता है। तो कैसे संसदीय स्वीकृति से पहले कैसे व्यय कर सकता है, मतलब इसने कहा राष्ट्रपति के आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा निकाला जा सकता है। और गाइस इसमें संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होता है ये, कि आप इसमें से राष्ट्रपति की अनुमति से पैसा निकाल सकते हैं। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्यय हेतु किया जाता है। सपोज की गाइस बाढ़ आ गई, ठीक है, चक्रवात आ गया, बहुत ज़्यादा पैसा, लोग बहुत परेशान हैं, लोग फंसे हुए हैं, अभी हमें पैसे की ज़रूरत है। तो हम कहाँ से निकालते हैं, तो गाइस हम यहाँ से निकालते हैं, आकस्मिकता निधि से निकालते हैं। और इसमें राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इस पर राष्ट्रपति को जैसे ही लगता है यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसा निकालना और पैसा कहीं भेजना, तो राष्ट्रपति जो है बिना किसी की अनुमति के यहाँ से पैसा निकलवा सकता है और क्या है उसको यूज़ कर सकता है। तो ये लिखा है ना, अत्यंत आवश्यक। फिर यह आकस्मिक प्रकृति के किसी व्यय के लिए। तो ऐसे आकस्मिक व्यय का आर्टिकल 115 116 के अधीन के संसदीय विधि द्वारा जो है प्राधिकृत किए जाने के लंबित रखने तक क्या है इस निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु यह निधि राष्ट्रपति की व्ययनाधीन होती है। मतलब गाइस अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया पहले पास करवाओ, कोई एक विधेयक लाओ उसमें पास करवाओ और फिर उसके बाद हम इसमें से पैसा निकाल के यूज़ करेंगे। तो गाइस इसमें लगेगा अच्छा खासा समय, और इतना समय होता नहीं है। अगर सपोज बाढ़ आई है, चक्रवात आया है, कुछ भी आया है और हमें तुरंत पैसा चाहिए, तो हम इतना बड़ा प्रोसेस नहीं वो कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति डायरेक्ट इसमें बिना किसी की अनुमति के जो है पैसा निकाल के उसको यूज़ कर सकता है, करवा सकता है, जो भी है। संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में, तो गाइस कौन सा अनुच्छेद है आपका, 110। तो 110 धन विधेयक की को परिभाषित करता है। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, मतलब धन विधेयक से रिलेटेड जो भी आपका प्रोसेस है उसके बारे में बात करता है। 109 111 में क्या होता है, विधेयकों पर अनुमति की बात करी गई है। चलिए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित है, अभी फिर 110 में।
तो एक विधेयक जो वित्त विधेयक माना जाता है यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार के उधार लेने के नियम, मतलब देखिए ये धन विधेयक की बात कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें लिखा भारत सरकार के उधार लेने के नियम हो गए, भारत के समेकित निधि की निगरानी, किसी राज्य के खातों के लेखा परीक्षा या उपरोक्त सभी। तो गाइस जो आपका धन विधेयक होता है उसमें ये सारी चीज़ होती है, पैसों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं धन विधेयक में। तो राज्य के खातों के लेखा, ये देखिए पैसे से रिलेटेड है आपका, ठीक है। आपका समेकित निधि, ये भी उसी में है, धन विधेयक में आ जाता है। या उधार लेना, ये भी पैसे ही उधार लेने की बात हो रही है, तो ये भी धन विधेयक में आ जाता है। तो ये उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो इसमें गाइस लिखित 110 के अनुसार क्या है, उस विधेयक को धन विधेयक माना जाता है जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी अथवा सभी उपबंध शामिल होते हैं। देखिए क्या क्या होता है, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, ये धन विधेयक में आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाधाओं से संबंधित विधेयक का संशोधन धन विधेयक में, भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि की क्या अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना, धन निकालना, ये धन विधेयक में आ जाएगा। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग करना, ये आपका धन विधेयक में आएगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, तो ये भी धन विधेयक में आएगा। भारत की संचित निधि, भारत की लोकलेखा से धन प्राप्त करना तथा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन या संघ या राज्य के लेखाओं का क्या है सपरीक्षा करना। तो ये, तो इसमें लिखा है छा में क्या है, जो उपखंड का है और चा है, का से चा में विनिर्दिष्ट किसी विषय की अनुषांगिक कोई विषय, ठीक है। तो सब आपका धन विधेयक में आएगा। तो गाइस इसमें लिखा है प्रश्न के हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है, वित्त विधेयक दिया गया है, ठीक है। वित्त विधेयक दिया गया, इंग्लिश में मनी बिल कहा गया है। तो धन विधेयक होता है मनी बिल, इंग्लिश में देखिए तो लिखा होगा मनी बिल। तो गाइस मनी बिल हमारा क्या है, धन। अंग्रेजी वर्जन के आधार पर ही इस प्रश्न की व्याख्या की गई है, मतलब मनी बिल बोला गया। इसमें लिखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। तो गाइस आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं, टैक्स लगाना, समाप्त करना। तो गाइस इसमें है, देखिए धन विधेयक में क्या क्या आते हैं, टैक्स लगाना, समाप्त करना, विनियमन में प्रत्यावर्तन, ये आता है धन विधेयक में। धन विधेयक की उधारी का विनियमन करना, धन की उधारी का विनियमन धन विधेयक में आता है। भारत के संचित निधि से धन का विनियोग धन विधेयक में आता है। भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण, ये सारी चीजें जो होती है ना पैसों से रिलेटेड, ये सब धन विधेयक में आती है। तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके आगे बढ़ते हैं। तो वैसे आप पढ़ लीजिएगा, हमने अभी ऊपर सारे पढ़े हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। तो कर से संबंधित ये तो है, उधार बिल्कुल है धन विधेयक में। तो गाइस संचित निधि, आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के संबंध में बिल्कुल है। अब देखिए गाइस हमने जुर्माना या अर्थदंड, जो मतलब पैसों से रिलेटेड जो दंड या जुर्माना है, वो हमने धन विधेयक में नहीं पढ़ा है, तो वो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है सिंपल डी। तो गाइस इसको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि धन विधेयक हम पढ़ चुके हैं। फिर लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, प्रत्येक तो गाइस यहाँ पे है आपका आंसर, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें लिखा प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। चलिए तो कौन सा सही नहीं है ये देखिए आप। तो इसमें लिखा है बी, यानी कि 5 और 6 सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो धन विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, मतलब इसने कहा वित्त विधेयक यानी कि बड़ा होता है, इसमें धन विधेयक से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती है और प्लस इसमें धन विधेयक भी होता है। तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब लिखा प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता, बिल्कुल सही है गाइस, क्योंकि इसी का जस्ट उल्टा लिखा है, ठीक है, मतलब इसी को बस उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके लिख दिया है। अब लिखा है वित्त विधेयक केवल क्या है, लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, इसे राज्यसभा में नहीं लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाते हैं, लोकसभा में। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, मतलब वित्त विधेयक जब लोकसभा में लाया जाता है उससे पहले राष्ट्रपति उस पर हाँ पहले ही बोल चुका होता है। फिर लिखा है राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, बिल्कुल सही है। 14 दिन तक नहीं, इसमें लिखा है 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, तो वैसे ये बिल्कुल सही है। 5th भी इनफैक्ट सही है, इसमें गलत।
तो इसमें लिखा है सही क्या नहीं है। तो गाइस फिफ्थ वाला, तो इसने कहा कि राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। तो गाइस जो राज्यसभा होती है वो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, ना कि वित्त विधेयक को, राइट। धन विधेयक और वित्त विधेयक में अच्छा खासा फर्क होता है गाइस। वित्त विधेयक धन विधेयक से बड़ा होता है, इसमें और भी बहुत सारी जो होते हैं विषय होते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत है। अगर 14 दिन की अगर हम बात करते हैं तो वो वित्त विधेयक ना होके क्या होता है, धन विधेयक अगर लिखा होता तो सही होता, ठीक है। अब लिखा है राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है। तो गाइस देखिए, राष्ट्रपति जो है आपका वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे धन मतलब वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही करने हैं। अब लिखा है कि धन विधेयक पे, हाँ धन विधेयक पे ऐसा हो सकता है लेकिन वित्त विधेयक में नहीं। अब इसमें लिखा है कि राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। तो गाइस बिल्कुल सही है, राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती, वित्त विधेयक को कर सकती है। लिखा है गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बिल्कुल हाँ। तो गाइस दो चीज याद रखिएगा, धन विधेयक अलग है, आपका वित्त विधेयक अलग है, राइट। तो धन विधेयक में बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, जैसे राज्यसभा धन विधेयक, अगर यहाँ पे वित्त ना लिख के धन लिखा तो जैसे धन विधेयक की अगर हम बात करें तो गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक के लिए नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा जो है धन विधेयक पर संशोधन नहीं कर सकती, राष्ट्रपति को धन विधेयक पर हस्ताक्षर करना ही होता है। और राज्यसभा में धन विधेयक जो है आपका 14 दिन तक रोक सकते हैं, बस 14 दिन के लिए। तो यहाँ पे सारी चीजें वित्त विधेयक के लिए थी, इसलिए ये धन विधेयक से उल्टी है यहाँ पे हर चीज, ठीक है। इसकी व्याख्या में कुछ नहीं है, इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा, इसमें वही सब है जो ऑप्शन में अभी लिखा हुआ था, इसमें कुछ नहीं है समझाने जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। अब देखिए गाइस, यहाँ वित्त विधेयक की बात ना करके कौन सी बात कर रहे हैं, धन विधेयक की बात कर रहे हैं। तो इसमें बताना है कौन सा गलत है, तो ए गलत है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है ए में। तो धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित यानी कि रखा जा सकता है। पहले नहीं गाइस, जब हम धन विधेयक की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रखा जा सकता है, राज्यसभा में इसे नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गलत है। दूसरा देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करेगा कि अंतिम जो प्राधिकारी है, मतलब लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वही बताता है कि जो विधेयक है वो धन विधेयक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सही है, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ही बताता है। अब लिखा है लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित कर दिया गया और क्या है, राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसे लौटाया जाना है राज्यसभा से, ठीक है, विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। तो गाइस इसने कहा कि बिल्कुल सही है कि राज्यसभा उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसे हाँ में ही बोलना होता है। नहीं भी हाँ में बोलती है तो भी क्या होता है, वो जो आपका धन विधेयक है वो पास मान लिया जाता है। फिर लिखा है राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये भी बिल्कुल सही है गाइस। बिकॉज क्या होता है, सपोज कि लोकसभा में रखा गया, पास हो गया, राज्यसभा ने भी हाँ कह दिया, अब हम प्रेसिडेंट के पास अगर भेजते हैं तो प्रेसिडेंट कहे नहीं यार इसमें तो कुछ गड़बड़ी है, वापस से जाओ और फिर संशोधन करो, वापस मेरे पास भेजो। तो गाइस ये चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज जब हम धन विधेयक को लाते हैं तो पहले ही हम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही, मतलब राष्ट्रपति पहले ही कह देता है हाँ सब ठीक है रखो, तो वो लोकसभा में आता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वो लोकसभा में आता है, तो बाद में राष्ट्रपति इस पर आपत्ति कैसे जता सकता है, नहीं जता सकता, तो उसे हाँ कहना ही होता है, यानी कि पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो गाइस हम समझ गए अब सारा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी, इससे ज़्यादा में तो आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना उसमें लेंगे, एक्चुअली इसमें समझाने वाला थोड़ा सा ज़्यादा था, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई। तो इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।